नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बीजेपी अक्सर कांग्रेस से 70 सालों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगती है। वो कहती है आखिर कांग्रेस ने इन 70 सालों में देश के लिए किया क्या है। वही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर प्राइवेटाइजेशन का आरोप लगाती रहती है, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान कर दिया, वैसे ही देश का सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे रूट, स्टेडियम, वेयर हाउस, पावर ग्रिड पाइपलाइन जैसी सरकारी बुनियादी ढांचा संपत्तियों को निजी क्षेत्र को कमाई के लिए लीज पर देकर केंद्र की मोदी सरकार करीब 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इन एसेट्स का ओनरशिप जो है वो सरकार के पास ही रहेगा, बस इन्हें कमाने के लिए ही पार्टियों को दे दिया जाएगा, जिसे कुछ सालों बाद वो वापस कर देंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के अगले 4 साल में इन एसेट से कमाई की एक योजना है। निजी क्षेत्र ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, उस पर कई सालों तक कमाई करेंगे। एक निश्चित समय के बाद फिर इन एसेट्स को निजी क्षेत्र सरकार को वापस लौटा देंगे। वहीं राहुल गांधी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कल वित्त मंत्री जी ने जो कुछ भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला ले लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल, पक्ष और विपक्ष दोनों में से किसके आरोप में है कितना दम? क्या है ये एनएमपी योजना? जानेंगे इसकी गहराई। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन जरा पहले सुनिए एनएमपी योजना को लेकर राहुल गांधी का बात। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट, पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन, 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम NHPC, NTPC, NLC, नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। ऐसे में सरकार का अपना कहना है, विपक्ष अलग आरोप लगा रही है। बहुत सारे सवाल मसलन खड़े होते हुए, जैसे कि क्या है एनएमपी योजना की आखिरकार सच्चाई, कैसे होगी सरकार को 6 लाख करोड़ की कमाई। जी हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनके जवाब खोजने की आज हम करेंगे कोशिश। राष्ट्रीय संपत्ति बेचने के विपक्ष के आरोप में कितना है दम? सरकार की माने या विपक्ष पर करे भरोसा? मोनेटाइजेशन के बाद कितने बदल जाएंगे हालात? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। एनएमपी से क्या होगा केंद्र के आर्थिक संकट का समाधान? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी, बीजेपी प्रवक्ता है, वो मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए, वो मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और यतेंद्र खेमका जी, अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धनंजय गिरी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। जरा समझाइए क्या है ये एनएमपी योजना, आसान शब्दों में समझाइएगा कि लोगों को समझ में आ जाए। और विपक्ष जो आरोप आप पर लगा रहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति बेचने की आप लोगों की साजिश है, उस पर क्या कहेंगे आप? धनंजय जी। शिल्पा जी देखिए, ऐसा है, सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि सारी परिसंपत्तियों का स्वामित्व
सरकार के पास ही रहेगा। 4 साल की एक योजना है जिसमें 1.5 लाख करोड़ हर साल, 6 लाख करोड़ का एक लक्ष्य रखा गया है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, वो अपना प्रॉफिट लेंगे जाएंगे, और स्वामित्व तो पूरी तरह से भारत सरकार के पास सारी चीजों का स्वामित्व रहेगा। सरकार कुछ भी बेचने नहीं जा रही है, सरकार एक पार्टनरशिप के तौर पे उनको इन्वेस्टमेंट करा रही है। और जैसा शिल्पा जी आपने कहा कि इसको आसान शब्दों में समझाइएगा, हाँ। तो मैं अत्यंत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। देश में भारत किसानों का देश है, कृषक प्रधान देश है, और हम सब भी गांव के बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो गांव में जिस तरह से बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, उसको हम लोग उसको व्यवसायी को देते हैं। बाग हमारे ही रहते हैं, पेड़ हमारे ही रहते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, उसमें जो फल आते हैं उसको वो शेयरिंग बेसिस पर अपना प्रॉफिट लेते हैं, बाकी हमें देते हैं, और फिर बाग हमारे पास ही रह जाता है। उसी तरह से बिल्कुल, मैं इसको आसान भाषा में समझाने के लिए आपसे कहा, बिल्कुल उसी तरह से सारी परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। तो टाइम भी वो इन्वेस्ट करेंगे। अर्थव्यवस्था को गति देने का एक प्रयास सरकार कर रही है, और सरकार की योजना यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा तेजी से हम लोग गति दे पाए अर्थव्यवस्था को, हमारा प्रयास यही है। ठीक है, तो फिर विपक्ष को क्या आपत्ति है? डॉक्टर अंशुल, राहुल गांधी को ऐसा क्यों लग रहा है फिर कि राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है? 70 सालों में अर्जित महत्वपूर्ण संपत्तियां अब बिकने की कगार पर है। मैं भी आपको आसान शब्दों में समझाता हूं आपको। मेरे में कान में एको आ रहा है, वो जरा ठीक है, मैं बोलती हूँ आ रही है, उसको ठीक करा। हाँ, नहीं, मैं भी आपको समझाता हूं कि क्या हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार की आर्थिक नीतियों की असफलताओं का ये सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि आपके पास पूंजी नहीं है, आपने गलत नीतियों को अपनाया। आपकी योजनाएं, आर्थिक योजनाएं बिल्कुल गलत थी। 7 साल में आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आपने सोचा कि भाई आप क्या किया जाए। तो आस्ते आस्ते इस मुल्क की जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको कैसे बेचा जाए, और कुछ पूंजीपतियों को, कारोबारियों को कैसे फायदा मिला जाए। आप स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, रेलवे से लेके एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, सब कुछ आप बेचने की तैयारी में उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो मुद्रीकरण जो शब्द है, ये बिल्कुल गलत शब्द है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला शब्द है। ये निजीकरण की शुरुआत है। आपने कुछ जितनी भी नीतियां आपने अपनाई हैं शुरुआत से 2014 से, या मेक इन इंडिया हो, या स्टार्टअप इंडिया हो, या फिर नोटबंदी हो, या फिर जीएसटी हो, हमने आपको तोहफे में 8% जीएसटी दी थी, उसको गिरा के आपने 4% कर दी, वो भी महामारी के पहले। महामारी के बाद जो हालत हुए तो आप सब कुछ जानते हैं। अब आजकल हमारी जो जीडीपी है, वो जो विकास दर है, वो -7.3 हो गया है। सरकार के पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, उनके पास वो समझ भी नहीं है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जानती तक नहीं है, वो आर्थिक नीतियां कैसे समझदारी से उसको बनाना चाहिए, उसकी क्या कल्पना होनी चाहिए, इसे समझती नहीं है। तो ये उनको आसान सा तरीका लगा, और कैसे कुछ प्रधानमंत्री के जो निजी दोस्त हैं उनको कैसे फायदा मिले, आस्ते आस्ते कैसे सार्वजनिक संपत्ति को बेचा जाए। आप क्या समझती हैं कि 4 साल बाद निवेश होगा तो वो क्या वापस लेगी सरकार? कौन कारोबारी ऐसा है जो 4 साल के लिए वो निवेश करेगा फिर सरकार वापस लेगी? ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये निजीकरण हो रहा है, ये जा रहा है। धनंजय जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय जी, संशय आपने सुन लिए होंगे, आशंकाएं जो मन में इस समय उत्पन्न है वो सुन ली होगी, जवाब दीजिए। इस वजह से डर रहा है विपक्ष जो कह रहे हैं, मैं उनकी बातों को घोर आपत्ति दर्ज करता हूं, क्योंकि कांग्रेस कल्चर रहा है सीमित पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का, परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाने का, जमीन औने पौने में खरीदने का, उसका लैंड यूज चेंज करने का, और जीरो से करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर देने का। यहाँ जो परिस्थितियां हैं उसमें साफ साफ कहा जा रहा है, और रिपीटेडली कहा जा रहा है, और सरकार अपने एक एक बात पर जो कह रही है उस पर कायम रहेगी, और हमेशा कायम रहेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि सरकार जो कह रही है उस पर हमेशा खड़ी रहेगी, और सारी परिसंपत्तियां सरकार के पास सुरक्षित रहेगी। कहीं कोई संपत्ति नहीं बेची जा रही है, सरकार को इसका पूरा इल्म है, पूरा ध्यान है। जो इस कालखंड में हुआ, कोरोना के जो वैश्विक महामारी आई, उसमें अचानक पूरी दुनिया में, चाहे विकासशील देश हो, विकसित देश हो, विकासमान देश हो, या विकास की पंक्ति में खड़े हुए देश हो, प्रोग्रेसिव कंट्रीज हो, सबके यहाँ स्थितियां गिरी। हमारे यहाँ जैसे कि कोयला उत्पादन में 15%, सीमेंट 38%, स्टील में 56% का संकुचन आया, और काफी बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में लोग जॉबलेस हुए, बेरोजगार हुए।
ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है वैश्विक महामारी के समय में। और जो एसेट्स बेकार पड़े हुए हैं, जो जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का हमारा जो प्रयास है वो वेस्ट को बेस्ट यूटिलाइज करने का है। जो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के और तमाम चीजों के हमारे बंधु कह रहे थे, पहली बात तो देश में इसकी तैयारी हुई है कि देश आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, हम लोग खुद के पैरों पर खड़े हों। तो हमारे से तो कभी देश को, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आप लोग विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पाए, या यूं कहा जाए कि समझा नहीं पाए। चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास, कपिश श्रीवास्तव के पास जाना चाहूंगी। कपिश जी, आप इस एनएमपी योजना से क्या समझ रहे हैं, क्या दिमाग में आ रहा है, या किस चीज का डर इस समय मन में, बताइए जरा। सरकार तो कह रही है कि भैया हम तो वेस्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लीज पर पट्टे पर देने की बात की जा रही है, तो इसमें गलत कहां है? इसमें गलत यह है कि भ्रामक रूप से तथ्य को परोसा जा रहा है सरकार के द्वारा जानते हुए, और ये सारा जो नीति का नियोजन हो रहा है ये हम दो और हमारे दो के द्वारा हो रहा है। ये तो केवल एक मुखड़ा है भारत सरकार, बहुत स्पष्ट सी चीजें। अब मैं आपको कुछ विधिक चीजें समझा देता हूँ जी। अभी हमारे मित्र बड़े हल्के में बता गए कि एक बाग की तुलना और आम के पेड़ों से बेच करके और फल को बेच करके और संग्रह की तुलना करें। भैया स्वामित्व जो होता है एक अधिकारों की गठरी होती है, जो लीगल पॉइंट, आप उस अधिकार की गठरी से कितना स्वामित्व किसको देना चाहते हैं ये इस पर निर्भर करता है। और ये लीज नहीं है, ये भाटक नहीं है, ये किराएदारी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए रेलवे को ये कैसे कह सकते हैं कि वेस्ट है, जो आपके वेस्ट दरअसल कपिश जी इस लिहाज से उसको आप कैसे कह सकते हैं? दरअसल ये जो एनएमपी योजना है ये ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो संपत्तियां जो एक तरीके से कोई फायदा सरकार को नहीं दे रही है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के लिहाज से सरकार इस योजना को लाने की कोशिश। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे यही तो शिल्पा जी आपको हम समझाना चाह रहे हैं। हाँ, कि आप एक हेडलाइन में मत फंसे। ये तो सरकार हेडलाइन की मैनेजमेंट करने वाली है और आंकड़ों से खेलने वाली है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि रेलवे अगर अनप्रॉफिटेबल चीजें रह गई हैं, हाँ। तो मुझे बता दें कि फिर प्रॉफिटेबल क्यों सी चीज है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है ना रेलवे। अब 400 स्टेशन आपने कह दिया, 150 किलोमीटर की लाइन आपने कह दिया, और उसके अंदर आप जितने सर्विसमैन आते हैं उनके बारे में आपने नहीं बताया। और जब आप वो सारी चीजें उनको अवेल कराएंगे, वो आपकी पटरी से लेकर के आपके स्टेशन के मैनेजमेंट से लेकर के, और उनको निर्धारित करना होगा किराया, तो आप कितना चूना लगवाएंगे अपने देश की जनता को, ये बताइए। ये तो वो भी तय करेंगे ना कि माल ढुलाई कितने रुपए के लेंगे, ये वही तय करेंगे कि वो टिकट कितने का होगा। तो देखिए ये कहने की बात है, इन्होंने स्वामित्व का अंतरण का बात कहा, हाँ। कि मतलब हम वो प्रॉपर्टी को, एसेट को बेच नहीं रहे, लेकिन पूरा का पूरा प्रोजेक्शन वो चलाएंगे और वो कमा करके हमको 6 लाख करोड़ रुपए दे देंगे। इनका मतलब ये है कि पहले 6 लाख करोड़ ले लेंगे, उसके बाद वो कमाते रहेंगे। तो वो कमाने के क्रम में हमारे देश के नागरिकों का जो किराया है वो कितना बढ़ाएंगे, वो इनके हाथ में नहीं होगा। फिर ये वही बात कहेंगे पेट्रोल कंपनी की तरह कि अरे भाई मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट में जवाब लेना चाहूंगी। ये जो महत्वपूर्ण सवाल कपिश श्रीवास्तव ने खड़ा किया है, धनंजय जी अब बताइए, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप लोग तो कह देंगे भाई हमारे हाथ में तो है नहीं, हम क्या करें? बिल्कुल, ये तो टाइम बिंग अरेंजमेंट है कि उनके इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, इसको विकास करने के लिए किए जा रहे हैं। और जो ट्रेन की बात भाई साहब कर रहे हैं, हाँ। उनकी शंका को मैं निर्मूल बता रहा हूँ। दूसरी बात, एक बात और समझिए शिल्पा जी, जैसे अभी कोरोना काल आया, उसमें सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी कि आपको सैनिटाइज होना है, दूसरे से दूरी बना के रखनी है, साफ सफाई रखनी है। और जो कोरोना काल के पहले स्वर्णिम युग चल रहा था क्या भारत में अर्थव्यवस्था का? धनंजय जी कोरोना काल के पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति थी क्या? मैनेजमेंट करने वाला तय करेगा। एक जो है ये इसकी बात नहीं कीजिए, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अरे उनका उत्तर नहीं है उनके पास। देखिए प्रश्नों का जवाब दीजिए। यहाँ पे स्थिति यह है कि अभी 45 वर्षों का हाईएस्ट बेरोजगारी कब था? कोरोना काल को तो छोड़ दीजिए, तो बहाना मिला हुआ है। कोरोना काल से पहले ही शिल्पा जी, कोरोना काल से पहले ही देश हाईएस्ट बेरोजगारी झेल रहा था। उस पीरियड में आपके आय के सारे साधन घट रहे थे, उसके पहले ही। तो आप अगर देखिए इस देश को, अगर हम लोग देखते हैं कि अभी यहाँ पे बातें कही जा रही थी, मैं अभी फिर से ध्यान दिला देता हूँ।
2016-17 के आप देख लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना था ग्रोथ रेट, 9.2%। पहली गलत नीति, आप उस समय आपने जो है कि नोटबंदी कर दिया, वो 9.2 से आप गिर के 8.2 आ गए। अगली गलत नीति जीएसटी, फिर आप वहां से गिर के 8.2 से आप 7 पे आ गए, और वो गिरते हुए कोरोना काल से पहले ही आप 4% पे आ गए वार्षिक, और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो आप 3% पे गिर के आ चुके थे। तो ये तो एक बहाना है कि आपको कोरोना काल की में स्थिति बिगड़ गई। स्थितियां आपकी पहले ही बिगड़ चुकी है। मैं आपको कह रहा हूं क्या करने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी, क्या कहता है आपका विश्लेषण? आप देखिए सरकार के पास में, देखिए आऊंगी आपके पास, एक सेकंड सबको मौका मिलना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनाओ धनंजय जी, आपको आप सुन लीजिए फिर जवाब आप दे दीजिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि देखिए सरकार के पास आय के कोई साधन नहीं है। अगर हम लोग देखें कि जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था उसके पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के आय और व्यय के बीच में 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है कि वो गैप सीधे सीधे दिख रहा है। इनके बजट में ही दिख रहा है वो गैप जो है। तो इनके इनकम के साधन खत्म हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि हम कहां से लाएंगे, तो देश के परिसंपत्तियों को सीधे सीधे बेचा जाए, उसको आप किसी भी नाम से कुछ भी कीजिए। सरकार ने देखिए पहले विनिवेश के प्रयास किए, विनिवेश के नाम पे निजीकरण का प्रयास हुआ, वो इनके विफल हो गए। किसी भी साल में वो लक्ष्य भी ये प्राप्त नहीं कर पाए। मैं आपको कह रहा हूं कि जो निर्मला सीतारमण का ये निर्णय है, एक तरह से ये सरकार के आर्थिक असफलताओं का सबसे बड़ा चीज है, और वो देश की अब तक की सबसे विफल एक तरह से वित्त मंत्री रही। ये कल के मामले में एकदम स्पष्ट हो गया कि आप सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। मैं एक चीज कह रहा हूं, आप गैस पाइपलाइन को आप दे रहे हैं कि उससे भी कोई कंपनी मुनाफा कमा के ले आए। हाँ। आप बताइए कि घरों में फिर लोगों के ईंधन की क्या स्थिति होगी, देश में ऊर्जा सुरक्षा की कितना महंगा हो जाएगा। रेलवे के मामले को लेकर तमाम लोगों ने कह दिया, देखिए ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट नाम दे देना। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? जो अनुपयोगी हो। देश के सारे मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर के अनुपयोगी हो गया, कैसे हो सकते हैं? रोड अनुपयोगी हो गया, तो फिर देश अनुपयोगी क्या है? खेमका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे गहराई से मैं समझना चाहूंगी। तब तो फिर पीएमओ ही बचा, तो आपका पीएमओ ही बचा जो उपयोगी है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। खेमका जी, क्या है इस एनएमपी योजना की सच्चाई? देखिए क्या है इसकी गहराई, और सरकार कैसे 6 लाख करोड़ की कमाई करना चाहती है इससे? ये सारे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं चर्चा करना चाहता, क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि कभी भी कोई भी रिफॉर्म हुए तो उसकी हमेशा आलोचना हुई। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने सबसे पहले रिफॉर्म्स करने चालू किए, और जब विपक्ष की गवर्नमेंट में नेता प्रतिपक्ष वाजपेयी जी जैसे लीडर थे, तो उन्होंने हमेशा नरसिम्हा राव जी का कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ दिया। लेकिन मैं ये देश का दुर्भाग्य देख रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी हम इस देश की क्षति को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, और बिना समझे हम चैनलों पे आके पूरी देश की जनता को भड़काते रहते हैं। मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, मेरे को बोलने दीजिए। आप अपनी बारी में बोलिएगा, नहीं आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बारी में बोलिएगा, पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप अपने परेशान हो रहे हो। आर्थिक सुधार था ना, क्या परिणाम निकले उसके? आर्थिक सुधार का क्या परिणाम? आपको क्या मालूम है? तो आपको क्या मालूम है, बताइए उसके क्या खाली एक लाइन बोल देते हैं। आप ये बताइए कि आपके अर्थव्यवस्था के आंकड़े क्यों नीचे चले गए? आप इसकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े आप बेसलेस बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था इतनी सुधर होकर आई है, देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में देश में आई है। बीजेपी के लोग और बीजेपी के समर्थक लोग कब तक पैंडेमिक को मुखौटा पहन पहन के घूमते रहेंगे? ये पैंडेमिक का मुखौटा नहीं चलेगा। ये आप पॉइंट दीजिए ना, आप पॉइंट दीजिए। आप अपने बारे में बोलिए, मेरे को बोलने दीजिए। आप तो आप कह रहे हैं कि सुधार, आप अगर इस तरह की एक शब्द में आप खारिज कर रहे हैं, ये इस देश की दुर्दशा जब मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं, जब मैं आपको राजनीति से खड़े में खड़ा कर रहा हूं, आपको दिक्कत हो रही है। दूसरों का समय जाया नहीं होना चाहिए प्लीज। ये सबका इक्वल राइट है, सबको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। तो एक बार अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आपको जो भी आपत्ति है कह सकते हैं। पिछले कई सालों में बरगला रहा है, तो सरकार के पास कैपिटल नहीं है। सरकार 47 लाख करोड़ रुपया टोटल। क्या है ये योजना, क्या है? मैं बता देता हूँ, लोगों को समझाइए, जो लोग ये डिबेट देख रहे हैं वो समझ जाए कि सरकार की क्या मंशा है। मेरे को 2 मिनट दे दीजिए। आप बताइए, आप रिफॉर्म्स की परिभाषा समझा दीजिए। ठीक है, 2 मिनट दीजिए शिल्पा जी। सुनते
बोलिए। 100 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट बजट के अंदर इस देश की संसद ने पास किया। सेन जैसे लोगों ने माना है, तो आपकी बात को मैं कैसे तुलना कर लूं कि सीतारमण और मनमोहन सिंह एक जैसे इकोनॉमिक्स में? आरोप प्रत्यारोप में ना जाने की बजाय किस तरीके की बातें कर रहे हैं? खेमका जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे ये योजना क्या है, कैसे। भाई मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात बोलते रहिएगा फिर। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, एक बार खेमका जी को सुन लेते हैं, उनके टाइम का रेस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खेमका जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योजना पर बोलिएगा, कैसे इस योजना से लाभ होगा, कैसे 6 लाख करोड़ की कमाई होगी, सर इस पर बोलिए। मैं आपकी बात कपिल जी, मैं हम सबकी आपकी सबकी बातें पिछले 15 मिनट से सुन रहे हैं आराम से, ठीक है। 5 मिनट 2 मिनट मेरी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो आपको बोलना मौका मिलेगा। मैं जानता हूँ कि आप व्यापारी हैं, व्यक्तिगत आप इकोनॉमिक्स नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। प्लीज व्यक्तिगत तंज नहीं, यहाँ पर हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी प्लीज उस नहीं, मैं व्यक्तिगत हमला इसलिए करूंगा कि जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो ये बताने के लिए तैयार नहीं है, और एज ए इकोनॉमिस्ट ये बैठे हुए हैं, ये पता है मुझे कि रिफॉर्म क्यों क्या करने को तैयार ही नहीं है। एक्चुअली मौका नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो सर एक बार सुन लेते हैं ना, साइलेंट आप सीतारमण जी से पूछ लिएगा, आप सीतारमण जी से पूछ लिएगा ना, मेरे से बात बोलने दीजिए। ठीक है, देखिए ये योजना आज 6 महीने पहले इस देश की संसद में पास हुआ बजट, और उसके अंदर ये पूरी योजना का लेखा जोखा था। तब से लेकर अब तक विपक्ष ने कुछ भी नहीं बोला, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर लोगों ने कहा देश के पास कैपिटल नहीं है, गवर्नमेंट के पास कैपिटल नहीं है, तो यहाँ 43 लाख करोड़ रुपया पूरे 100 लाख करोड़ में से गवर्नमेंट का लगने वाला है, जिसमें से खाली 14% 6 लाख करोड़ रुपया इसके माध्यम से आएगा। खेमका साहब, वो 51 लाख करोड़ रुपया कहाँ चला गया? क्या बोल रहे हैं भाई? वो 51 लाख करोड़, आप मेरी बात सुन लीजिए, कहाँ चला गया वो तो आप जानते होंगे। विश्व बैंक से लिया, आपके बातों में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। सुन लिया क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, इनकी बातों में कोई यहाँ पर जितने पैनल में लोग, मेरे को क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, कोई बेसला की बात कोई सुनना चाहता है यहाँ पर तरीके की, और ना एक लाइन एजेंडा यहाँ पर सब लोगों का, ये गलत है। आप एजेंडा चला रहे हैं, अर्थशास्त्री के नाम पर एजेंडा चलाने का काम आप कर रहे हैं। आपका काम एजेंडा चलाना, आप चला रहे हैं एजेंडा। मैं तो अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं। अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं आप, ये बताइए ना कि आप लोग मिलकर आप ऐसे घर में बनाते हैं क्या? अपने घर को आप घर बैठ के चलाते हैं क्या? एजेंडा है उसका आप अपनी जेब में रखिए, यहाँ पर मुद्दे पर बात होगी, मुद्दे पर बात होगी, योजना पर बात होगी। प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास आते हुए सर, जल्दी से आपका ओपनिंग रिमार्क, आप इस योजना को किस तरह से देख रहे हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा। प्रोफेसर विवेक सिंह, माफी के साथ आपके पास काफी देर से आ पाई। जी देखिए शिल्पा जी, मैं सबके बात सुन रहा था। देखिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए बैकग्राउंड यह है कि कोविड-19 है, हम सबको पता है, सरकार को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के जो आय और व्यय है उसमें कहीं न कहीं बहुत ज्यादा खाई है। और यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, जब सरकार को लाखों करोड़ रुपए सब्सिडीज में देना पड़ रहा है कोविड-19 को मैनेजमेंट करने के लिए, तो सरकार को पैसे की आवश्यकता है, और उस पैसे की आवश्यकता को सरकार जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के प्रोग्राम्स के थ्रू लाना चाहते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? अब मैं आता हूँ, ये है क्या। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति का जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, दैट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। यह बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर नहीं होने वाली है ओनरशिप, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए मेरे पास 2 फ्लैट है, अब मेरे पास, एक सेकेंड, मेरे पास, आप अगर पहले सुनिए, कोई 4 साल के लिए लगाएगा क्या पूंजी आप उस पूरे प्रोजेक्ट में आपके? इसलिए ये कहा जा रहा है विवेक जी, पहले सुनिए, सरकार के पास आय के कोई साधन बचे नहीं, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई अर्थव्यवस्था के मामले में। मैं समझा रहा हूँ ना, अरे आप सुनिए, मैं समझा रहा हूँ, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, बोलिए जल्दी से। राहुल जी और कपिल श्रीवास्तव जी, जी राहुल जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आप पहले सुन लीजिए, मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए मेरे पास, कपिल जी आप सुनिए, वरना मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगा एक बार भी। पहले आप मेरी बात सुनिए।
देखिए नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होती है ना, उससे तो बैंक को कोई फायदा नहीं होता है। वैसे अगर मेरे पास 2 फ्लैट है, एक फ्लैट मेरे किसी काम का नहीं है, तो एक फ्लैट से मुझे इनकम हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं इनकम जनरेट करूंगा? GDP की आप बात मत करिए, आप मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए। GDP से क्या मतलब है यहाँ पर? यहाँ पर GDP से कोई मतलब नहीं है। लोगों को राशन देना पड़ा 70 साल बाद, क्यों देना पड़ा? मुझे रोकना होगा, मुझे आप सभी को रोकना होगा। फिलहाल मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है राहुल जी, आऊंगी आपके पास। सर एक एक करके बात रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ना क्या फायदा है। तमाम लोग जितने इस पैनल में मौजूद है एक साथ बोलना शुरू कर देंगे, किसी की बात लोगों को ना समझ में आएगी ना उन तक पहुंच पाएगी। ऐसे में इस डिबेट का फिर फायदा क्या होगा? फिर से ये समझा दीजिए कि ये जो योजना लाई गई है, आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, देश को इससे क्या फायदा होगा? क्या जो आर्थिक संकट का सामना और कोरोना के बाद सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई, उससे कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा? शिल्पा जी, मैं दोनों मुद्दों पर आता हूं, इसका फायदा क्या है, बट फायदा तब होगा जब हम समझ लेंगे योजना क्या है। तो देखिए, मैंने कहा कि जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है उससे बैंक को कोई फायदा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 फ्लैट है, एक फ्लैट में मैं रहता हूं, 2 फ्लैट मैंने किराए पर दे दिए हैं और 2 फ्लैट मेरे 5 साल से खाली पड़े हैं। अब उसका मैं मेंटेनेंस हर साल 5,000 रुपए हर महीने भर रहा हूं, तो इससे बेहतर है कि मैं उस फ्लैट को 20,000 रुपए में भाड़े पे दे दूं और उस भाड़े को मुझे इनकम होती रहेगी। तो सरकार के ऐसे बहुत सारी संपत्तियां हैं जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। सरकार उन संपत्तियों को बेच नहीं रही है, उसका स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हो रहा, उन संपत्तियों को केवल प्राइवेट सेक्टर को दे रही है कि आप उसका फायदा हो जाएगा। अगर सरकार को फायदा हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत क्या है? एक सेकंड, एयरपोर्ट के सेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा बताइए? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम के पहले अडानी पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। और जब आप देखिए, जब उनका किराया बढ़ा दे रहे हैं, ना तो इस देश में कोई राष्ट्रवाद बचा ना कोई चीज बचा। अब लग रहा है कि बस केवल अब 2-3 उद्योगपतियों के नाम ही बचे हुए रहेंगे। जो आप कह रहे हैं विवेक जी, देखिए वो सरकार दिखाना चाह रही है, वो उस प्रोजेक्ट में दिखाना वही चीज चाह रही है वो कि हम अनुप्रयुक्त चीजों को, अनुप्रयुक्त सामग्री को हम प्रयोग करेंगे और वहां से भी हम राजस्व लाएंगे। लेकिन आप बताइए कि जो सारे सेक्शन इन्होंने रखे हैं, उस पूरे सेक्टर का जो आप पूरा लिस्ट बना के इन्होंने रखा है जिसने, वो कहीं से भी अनुप्रयुक्त लग रहा है, कहीं से उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। अरे वही तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी वही है। देश में है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। ये कांग्रेस की नीति है, ये समाजवाद पैदा होना चाहिए। कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा समाजवाद आना चाहिए। लेकिन फिर आप ये कहें कि नहीं, प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले जब आप कह दीजिए नहीं कि सर बेच ही रहे हैं सारे देश में, मीठे शब्दों का प्रयोग क्यों हो रहा है? नहीं, एक लाइन में सरकार यही कह रही है कि आप पूरे देश के सारे सेक्टर बेच रहे हैं। हो गया बात खत्म, मान लेंगे। लेकिन आप बेचने का काम कीजिए, बेचने का काम भी कीजिए और उसको मानिए भी नहीं। ठीक है डॉक्टर अंशुल, सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि भाई हम ये जो योजना लेकर आए हैं ये देश के फायदे के लिए योजना है, तो विपक्ष इतना फिर हो हंगामा क्यों कर रहा है? बार बार सवाल सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। डॉक्टर अंशुल, आवाज मिल रही है मेरी? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, समस्या ये है शिल्पा जी, सरकार में ये समस्या है कि किसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं, जो अर्थशास्त्र है कोई जानकारी नहीं, अर्थशास्त्र बिल्कुल अयोग्य है, बिल्कुल अक्षम है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या था। सरकार के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, सारा पैसा लुटा दिया उनके गलत नीतियों ने। अब ये सोल्यूशन था कि फिस्कल स्टिमुलस दिया जाए। अब सरल भाषा में, आसान भाषा में फिस्कल स्टिमुलस का ये मतलब है कि लोगों के हाथ में जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनके हाथ में डायरेक्ट ट्रांसफर दिया जाए। उससे ये फायदा होगा कि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके एक बल आएगा, एक शक्ति आएगी, मांग बढ़ेगी तो फिर उत्पादन भी बढ़ेगा, फिर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही एक तरीका था। लेकिन उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पे बिल्कुल फोकस किया, अपना तवज्जो दिया, ये बिल्कुल गलत है। और इससे ये हो रहा है कि लोन मेला एक शुरुआत कर रहे हैं। 20 साल पहले प्रधानमंत्री ने, मतलब 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की एक बड़ा बहुत भारी ऐलान किया। कहाँ गए 20 लाख करोड़? उसका क्या फायदा हुआ? कुछ सारे जो आंकड़े आ रहे हैं नकारात्मक आंकड़े हैं। आप जानते हैं हमारी जीडीपी कहाँ चली गई? आत्मनिर्भरता का ढोल पीट रहे हैं 1 साल से। कहाँ है आत्मनिर्भर आप? ठीक है, लाखों करोड़ों की योजनाएं तो समय समय पर लाई जाती है सरकारों की तरफ से, लेकिन उसका कुछ फायदा होता है धरातल पर, उसका कुछ नतीजा निकलता हुआ नजर आता नहीं है। इस वजह से विपक्ष को विश्वास हो नहीं रहा है। धनंजय गिरी जी, जवाब दीजिए।
इसलिए विपक्ष इतना परेशान हो रहा है, नहीं विश्वास कर पा रहा है आप पर भी और आपकी इस योजना पर भी। विपक्ष से काम ही है विश्वास करना, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि सार्थक पहल करे और सार्थक बहस करे। हमारे यहाँ जब भी कोई क्रांतिकारी कदम आप उठाया गया तो यथास्थिति बात को जिया जाए, जो जैसा है वैसा रहने दिया जाए, ट्रेनों की वही सड़ांग, वही बदबूदार, वही सब चीजें रखी जाए। या जब आपको रिफॉर्म करना है, जब चीजों को सुधार करना है, भाई साहब या तो का फायदा क्या हुआ? भाई साहब आप गंभीर आरोप लगाते हैं, मैं चुपचाप सुन लेता हूं। बनने से बेहतर है कि चक्रवर्ती सम्राट बनिए। मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि आप ये बता दीजिए कि आपने जो भी फैसले लिए उसका लाभ देश को क्या हुआ, यही बता दीजिए ना। आप कुछ करने देते हैं ना बोलने देते हैं। आपने जो आपने फैसले किए जिसको मोहम्मद बिन तुगलक का फैसला हम कह रहे हैं, आप साबित कीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का लिया हुआ फैसला नहीं था। आपने सवाल खड़ा कर दिया ना सर, मुद्रा नीति ठीक है, एक बार जवाब तो देने दीजिए। ठीक है धनंजय जी, पहले कदम बढ़ाने नहीं दे रहे हैं, पहली बात जवाब नहीं दे रहे हैं। यही देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि जवाब नहीं मिल रहा है। सारी अर्थव्यवस्था, सारा रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ आप ही समझते हैं, और आप जो समझते हैं वो अंतिम सत्य है, आपका समझ ही अंतिम समझ है। ऐसा क्यों समझते हैं? अच्छा विपक्ष को छोड़िए ना सर, लोगों को समझा दीजिए फिर। धनंजय गिरी जी, विपक्ष को छोड़िए, अगर आपको लगता है विपक्ष जानबूझकर समझना नहीं चाहता तो लोगों को समझा दीजिए। आज तक तमाम लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं तो लोगों को पेश कर दी जाती है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये फायदा लोगों को डायरेक्ट पहुंचाया जाए तो हुआ, इसका फायदा क्या हुआ? एक भूलभुलैया है, एक कर्ज सुन लेते एक एक करके। ठीक है डॉक्टर अंशुल, आपकी बात हो गई, एक बार धनंजय जी पूरा कर ले, उसके बाद आती हूँ आपके पास। नहीं करिए धनंजय जी। शिल्पा जी मैं कह रहा हूँ कोई भी क्रांतिकारी कदम उठता है, जब कोई रिफॉर्म किए जाते हैं तो उसका विरोध होता है और स्वाभाविक तौर पे होता है। आप पहली बात देखिए, मैं कह रहा था कि रेलवे की जो सड़ांग है, जो चीजें हैं, जो एक्सीडेंट है, जो पुरानी पटरियां, कई तरह की चीजें हैं, रिफॉर्म्स की बहुत ही सख्त जरूरत है। और उसके अलावा अगर आप बात करें वर्तमान सिचुएशन की, तो कह रहे हैं कि सरकार के पास योजना नहीं, नीति नहीं। अरे 80 करोड़ लोगों को पहली बार बैठा करके आने लगातार दिया जा रहा है। दुनिया में ऐसा कभी कोई सिचुएशन ही नहीं हुआ है। और दूसरी बात, कांग्रेस जिस भावना से काम करती है, जिस विचार से काम करती है, जिस तरह से देश के संसाधनों को बेचती रही है, जिस तरह से देश के संसाधनों को जल थल पे घोटाले करती रही है, जो कोयला घोटाला, जो स्पेक्ट्रम घोटाला, जो तमाम तरह के घोटाले कांग्रेस ने किए हैं, उसी नियत से उसी तरीके से इसको देख रही है और समझ रही है। आरोप लगाने पर आएंगे तो भी आप पर आरोप लगा देंगे, आप पर आरोप लगाने की कोशिश इस योजना पर आते हैं। 6 लाख करोड़ का राजस्व का ये भी एक नया सपना आप दिखा रहे हैं जो असंभव ही है। आपने $50 ट्रिलियन का भी सपना देश ने देख लिया। 2022 तक किसानों का आय डबल होने का भी सपना देश ने देख लिया। ठीक है राहुल जी, कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अंशुल सुन लेते हैं, डॉक्टर अंशुल सुन लेते हैं एक एक करके। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये गरीब का अपमान है, 6 लाख करोड़ का सपना दिखाकर लोगों को ठगने का काम हो रहा है, इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को ठगने का काम हो रहा है। ठीक है कपिल जी क्या कहिएगा? शिल्पा जी, आर्य धनंजय जी, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। देखिए बहुत सीधी सी बात है शिल्पा जी। जी शिल्पा जी, मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि हमने जो पहले ही फेज में तमाम आपसे क्वेश्चंस किए, आपने उस पर कोई जवाब नहीं। अब आप एक बात ये कह रहे हैं कि क्रांतिकारी जो भी आपने निर्णय लिए हैं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए था। जैसे एक क्रांतिकारी निर्णय का मैं आपको बात बताता हूँ। जिस समय सोना और हमारी हुंडीज जो है वो बाहर चले गए थे, उसको लाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में डीमोनेटाइजेशन किया था, और ये तलवार की नोक पर चलने के समान था, क्योंकि आपने अपनी मुद्रा का मूल्य कम किया था। और वो ऐसे इकोनॉमिक्स थे कि उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम लिया उस पर उन्होंने डिग करके दिखाया कि सारी चीजें हम वापस लेके आए। कैसे? हमने आयात बढ़ा लिया, अपने मुद्रा को कम करके हमने अपना आयात बढ़ा लिया। तो इसके वजह से हमारी जो कमाई हुई उसके वजह से हमने तो मुद्रा को आप एकदम जीरो कर दीजिए, रिजल्ट आया। आप मुद्रा को जीरो कर दीजिए, आयात बढ़ जाएगा। आयात बढ़ा, आप क्या बात कर रहे हैं? और निर्यात क्या हुआ? तो लीजिए, और निर्यात क्या हुआ? बेवकूफी का सवाल। निर्यात क्या हुआ सर? आपको पता ही नहीं इकोनॉमिक्स। निर्यात ज्यादा है देश का। इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पता है, निर्यात ज्यादा पता ही नहीं है। समस्या चल रही है और आपका निर्यात ज्यादा है। कहाँ से खमका जी आंकड़े लेके आता है? देश में इस समय हम लोग आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। निर्यात के निर्यात कम, ये कह रहे निर्यात ज्यादा। वो उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूँ,
कि उन्होंने क्रांतिकारी कदम लिया। अगर उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया तो उन्होंने देश को उत्थान करके दिखाया, और आपने नोटबंदी की तो आपने पतन किया। आपने जीएसटी लागू की तो स्वयं के निर्णय को 32 बार यू टर्न किया, आपने देश का पतन किया। और आप कोविड काल से पहले ही काउंसिल में निर्णय हुआ भाई, लाख करोड़ रुपए क्या बात कर रहे हो, कहां करके ला रहे हो लोग? चलिए ठीक है, जीएसटी काउंसिल में भारत सरकार नहीं जीता। खेमका जी क्या कहिएगा? विपक्ष के तमाम आरोप है, विपक्ष के तमाम आरोप देश को, देश की जो एक फेडरल सिस्टम है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पॉलिसी को विरोध करने वाले गरीबों के विरोधी हैं। आप अगर ऐसा करते हो तो आप गरीबों के विरोधी हैं। इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। ये सरकार देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था में समस्या, आप डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,76,000 करोड़ रुपया लेते हैं और 1,45,000 करोड़ रुपया दे देते हैं आप कंपनियों को। नहीं, उससे कितना निवेश आया? राहुल जी, गवर्नमेंट को इससे इनकम होगी, और इनकम अल्टीमेटली किसके पास जाएगी? और इनकम गरीबों के पास जाएगी। गवर्नमेंट की जो इनकम होगी 6 लाख करोड़ की, वो किसके पास जाएगी? वो गरीबों के पास जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप गरीबों राहुल जी, विवेक जी ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो भी इनकम करेगी वो फायदा पहुंचेगा किसे? गरीबों को इनकम होगा नहीं ना। गरीब विवेक जी हवाई कल्पना है इनके। आज तक तो सरकार कह रही है होगा ही नहीं। मैं जान रहा हूँ सरकार ने, बिल्कुल नहीं बरगला रहा हूँ। आप एक चीज बताइए, किसान अभी भी बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पे। 2022 में किसानों को 2022 तक में किसानों की आय डबल होनी थी। अगर इसी सरकार ने कमेटी बनाई थी, और मैंने कहा था कि भाई 10% का ग्रोथ रेट चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% हुआ ही नहीं, आज तक हम लोगों का नहीं हुआ। आप कह रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए आपको 2024 तक। उसके लिए खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि 8% का ग्रोथ रेट चाहिए था, 2016-17 से चाहिए। तो आप सामने बदलते रहिए। अगर हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं, मैंने कहा गरीबों पर खर्च होंगे तो आप गरीबों का हित की आप रक्षा करिए। क्या चीज होता है? विवेक जी को तो यही नहीं पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या चीज होता है और किस तरह से वो राइट ऑफ में डाला जाता है। चलो आपको तो पता है। आप देखिए, अरे सुनिए कपिल जी, आप गूगल पे सर्च कर दीजिए, सबसे ज्यादा भारत में अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे कोई काम किया है तो मैंने किया है। आप गूगल पे सर्च करिए, कम से कम 40 देशों से मुझे साइटेशन मिला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे। कपिल जी मुझे आपसे समझने की आवश्यकता नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो, सबसे पहला नाम मेरा मिलेगा भारत में। नहीं कर पा रहे थे, सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। आगे बढ़ते 6 लाख करोड़ का कहां से लक्ष्य पूरा होगा? ये बिल्कुल हवाई लक्ष्य है ये सरकार की हवाई लग रहा है। एक पूरे ब्लूप्रिंट के साथ सरकार योजना लेकर आई है, तो कुछ सरकार तो पूरे ब्लूप्रिंट के साथ लेकर आ रही थी। स्मार्ट सिटी का योजना भी ब्लूप्रिंट के साथ लेकर आई थी, ब्लूप्रिंट के साथ आई थी, जीएसटी भी ब्लूप्रिंट के साथ आई थी। ये तो सारी चीज ब्लूप्रिंट के साथ लेकर आते हैं। क्या होता है? ठीक है, सुन लेते राहुल जी। प्रोफेसर विवेक सिंह, 6 लाख करोड़ आएंगे कहां से? विपक्ष को ये जुमला लग रहा है। मैं बता रहा हूँ शिल्पा जी, मैं बता रहा हूँ। पहले बात तो कपिल श्रीवास्तव को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अगर काम किया है। आप गूगल पर सर्च करिए, सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में मेरा नाम आएगा और मुझे 40 देशों से साइटेशन मिला है। दूसरी बात, आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आते, मुझे मत समझाइए। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ पहली बात। देखिए, एक ही बात सुन ले पहले। मैं बता रहा हूँ 6 लाख करोड़ जो सरकार को आएगा वो अल्टीमेटली किसके पास जाएगा? वो कहीं न कहीं गरीब जनता के पास जाएगा। गरीब जनता। दूसरा पब्लिक, दूसरी बात पब्लिक जो है, ये जो पब्लिक है उसको उसकी सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। राहुल जी, सर्विसेज अच्छी हो जाएंगे और प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत समय आप लोगों ने ले लिया आरोप लगाने के लिए, बहुत सारे सवाल खड़े करने के लिए। आप लोग क्या इस डिबेट को बिना कंक्लूड किए खत्म करना चाहते हैं? जो सवाल आप लोगों ने उठाए हैं, जो आरोप आप लोगों ने उठाए हैं, उनका जवाब तो लेना चाहेंगे ना? और जवाब है धनंजय गिरी के पास। पब्लिक को सर्विस अच्छी मिलेगी और उसका प्राइस भी कम हो जाएगा इस स्कीम के लागू होने के बाद। धनंजय गिरी जी, विपक्ष को
कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, जुमलेबाजी कह रही है। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ वो भी देश ने ऐसे प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे। बताइए जुमलेबाजी नहीं है तो क्या है? ठीक है, धनंजय जी को बोलने देते हैं ना सर, कपिल श्रीवास्तव, ठीक है बोलने देते हैं, प्रवक्ता है सरकार के, जवाब उनको देना है, उनको सुन तो लीजिए सर, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ब्लूप्रिंट है उनके पास, क्या रोड मैप है उनके पास। की तुलना जो है वो बाग बगीचे के पेड़ों के, अच्छा ठीक है, वो आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे धनंजय गिरी जी से। एनपीए से कर रहे हैं। ठीक है सर, जाते जाते जरा सुन लेते हैं ना सर, समय खत्म होने वाला है, फाइनल कमेंट का समय आने वाला है, उससे पहले जाने से पहले मैं चाहूंगी धनंजय जी एक बार बोलिए सर। शिल्पा जी देखिए, ऐसा है कि आप समझना चाहेंगे तब तो समझेंगे, जो जिस बर्तन में पहले से पानी भरा है उसमें कहां से समझ में आएगा। जिन लोगों की दृष्टि जहां तक जा सकती है, जहां तक समझ सकते हैं, जितनी सोच है, जब तक इसके रिपरकशन आएंगे, इसके रिजल्ट आएंगे, तो जनता को पूरा भरोसा है, विपक्ष को भरोसा है, जो और दृष्टि सरकार की है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार का लक्ष्य रखा है, सरकार ने जो गोल सेट किया है, सरकार नियत समय पर सही तरीके से और सही विचार से, सही मन से उस काम को अंजाम देगी। देश की जनता को पूरी आस्था समय के साथ हो जाएगा कि सरकार की जो योजनाएं थी वो कितनी कंक्रीट थी, कितनी सॉलिड थी, और देश के निर्माण में कितनी महती भूमिका निभाई सरकार की दूरदृष्टि योजना ने। सर दूरदृष्टि योजनाएं तो पहले भी बहुत सारी आई थी, विपक्ष यही तो कह रहा है कि उनका क्या हुआ। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप बताइए नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, आप बताइए जीएसटी से क्या लाभ हुआ, कहाँ हुआ नोटबंदी से, जीएसटी से क्या लाभ हुआ, ये अभी भी विपक्ष के सवाल लगातार बरकरार है, नहीं विश्वास हो रहा है। ठीक है व्याख्या की जाएगी, एक एक करके चीजें व्याख्या होगी। ये बताइए 2022 आ रहा है, किसानों का आय डबल होने का मामला, आपको लग रहा है किसानों का आय डबल हो गया, किसानों की आय और कम हो चुकी है। आने वाले समय में मोदी जी झोला उठाएंगे और एंटीगुए चले जाएंगे अन्य मोदियों के साथ। सर ठीक है, ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है। खेमका जी मैं आपके पास आऊंगी, जाते जाते फाइनल कमेंट सर। मोनेटाइजेशन के बाद, इस योजना के बाद हालात किस हद तक बदल जाएंगे सर? टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा खेमका जी, इस योजना के बाद क्या बदल जाएगा और कितना बदल जाएगा, कितना फायदा देश को? ये देश के हित में है, ये सब मान रहे हैं कि देश के हित में है। बिल्कुल नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं मान रहा खेमका जी, मतलब ये मान रहे हैं कि बिल्कुल हित में नहीं मान रहा है, कोई लक्ष्य पूरा भी नहीं होगा, हित में तो है ही नहीं है। कोई भी इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट देश को कोई खराब योजना नहीं बताएगा, ये देश के आर्थिक सफलता का योजना है, और कहीं से भी आप आदमी है उसका उत्थान होगा तो इससे। फिर क्या किया जाना चाहिए ऐसे ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का? राहुल लाल जी देखिए, आप जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, एक पैसे का फायदा नहीं हो रहा है, तो सरकार लाभ लेना, सरकार लाभ ले लेगा। आप क्यों प्राइवेट कंपनियों के ऊपर निर्भर है कि हर काम प्राइवेट कंपनी आके करेगी? आप एक चीज जान लीजिए, आप सरकार कह रही है ओनरशिप तो हमारे पास रहेगी, ओनरशिप तो हमारे पास रहेगी। नहीं सुन लीजिए, नहीं ये तो देखिए कहने वाली बात है कि ओनरशिप हमारे पास रहेगी, ये कभी भी नहीं होना। आपको अर्थव्यवस्था चलाना है, तो आपको डिमांड आपको जनरेट करना पड़ेगा, आपको उस पक्ष में काम करना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि आपको धन यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से ले आएंगे, सरकार फिर कहेंगे आप सरकार तो बिजनेस करने लग गई है। सरकार बिजनेस क्यों नहीं करेगी? सरकार करे ना बिजनेस, उसमें कौन मना कर रहा है? लेकिन आप काम करें। नहीं, सरकार को काम करना चाहिए। इस अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में है, आपको खाली आपका मेन मुद्दा विरोध करना है। बिल्कुल विरोध करना नहीं, सही हो या गलत हो? नहीं सही क्या है इसमें आप बता दीजिए ना, सही क्या है? आपके गलती क्या है इसमें? गलती कुछ नहीं लग रहा है। आपको राजस्व का मॉडल यही है कि आप संपत्ति बेच दीजिए, राजस्व का मॉडल ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। राजस्व का यही मॉडल बच गया क्या इस देश में कि जहाँ पर सामान्य जनता जीवन भी ना जी सके? देखिए ये तर्क हम लोग नहीं दे सकते। योजना में रखी गई ठीक है। डॉक्टर अंशुल फाइनल कमेंट आपका क्या होना चाहिए? ये गालिब का शेर है ना, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आगे आती थी हारे दिल पे आती, अब किसी बात पर नहीं आती। कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए सरकार से, उनके पास वो क्षमता ही नहीं है, वो योग्यता है ही नहीं, वो जानते ही नहीं और वो सलाह भी नहीं लेना चाहते। हम बार बार उनसे कह रहे हैं कि हमें एक्सपीरियंस है, हम गवर्नेंस जानते हैं, हमने आपको 8% आपको ग्रोथ रेट दिया है, आपने उसको 10 करके 4 और फिर -7 कर दिया। आपको कोई पता नहीं कैसे चलाते हैं सरकार। हम हमसे कुछ सीखिए लेकिन वो सुनना नहीं
नहीं चाहते, वो सलाह नहीं करना चाहते, विचार विमर्श नहीं करना चाहते, गुफ्तगू नहीं करना चाहते, कोई उम्मीद रख नहीं सकते। यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस के अलावा यहाँ पर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और गरीबों के हाथ में पैसा रखने के अलावा, मांग बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमने देख लिया 1 साल पहले 30 लाख। ठीक है, कांग्रेस तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं जता रही है कि जी कोई उम्मीद नहीं है अब आपको सरकार से। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आपका फाइनल कमेंट, कितने बदलेंगे देश के हालात? देखिए, मेरा फाइनल कमेंट ये है, पहले हमारा कमेंट ये है इस योजना पे कि देखिए, ये भ्रामक सूचना है कि स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। स्वामित्व को विधि में परिभाषित किया गया है, ये अधिकारों की गठरी होती है, कितना आप अपने पास रखेंगे और कितना आप छोड़ देंगे, ये इस पर निर्भर करता है। जब आप पहले ही पैसा ले करके रख लिए तो बाकी की नीतियां वो लागू करेगी और वो देश पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो सरकार नहीं है, वो देश के वेलफेयर चीजों को नहीं देखेगी। और यही मैं कह रहा हूं कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर कंट्री का है, कमर्शियल कंट्री का नहीं है। जो मोदी जी प्राइवेट लोगों को मजबूत कर रहे हैं और सरकार को, अपने ही पुत्र को कमजोर कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की छाती और छाती को पतला करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्राइवेट प्रॉफिट कमा करके देश की जीडीपी आपको 10% दी थी। आज अब निकम्मी सरकार बैठी हुई है जो अपने पूर्वजों की कमाई पे ऐश कर रही है। और जब हमारे ठीक है, धनंजय जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विवेक सिंह आपका फाइनल कमेंट। अंबानी की जीडीपी प्लस में कैसे जाती है? आपको क्या लग रहा है ये योजना देश को कहां से कहां ले जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां ले जाएगी? प्रोफेसर विवेक सिंह फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए शिल्पा जी मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। देखिए 3-4 अगर आपको काम करने हैं तो एक काम आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट की इनकम बढ़ानी है, जिससे गरीबों को आप फायदा चाहते हैं, तो एक स्कीम आपको लानी पड़ेगी। आपको पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप आप चाहते हैं पब्लिक को बेटर, मैंने बोला नहीं था, मैं आप चाहते हैं सस्ती सर्विस मिले तो आपको NMP प्रोग्राम को लाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं जॉब्स बढ़े, कपीश जी मुझे आप कंक्लूड करने दीजिए, आप मुझे कंक्लूड करने दीजिए, एक सेकंड उनको कंक्लूड करने दीजिए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए ना जल्दी से। 30 सेकंड सर आपके पास, 30 सेकंड आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि जॉब्स क्रिएशन हो, ठीक है, अगर आप चाहते हैं जॉब्स क्रिएशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ देश में बढ़े, तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे जिससे पब्लिक को सस्ता सामान मिलेगा, पब्लिक की सर्विस जो है अच्छी होगी, पब्लिक को सस्ते रेट तक जो है फैसिलिटीज अवेलेबल, राहुल लाल इनकम एक लाइन में फायदा होगा, क्रिएशन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। आप क्या बात करें, आपको इसका समर्थन करना चाहिए। और 6 लाख करोड़ नहीं, 43 लाख करोड़। धनंजय जी ठीक है, हो गए सर, हो गए आप सब लोगों के सवाल। धनंजय जी जाते जाते देश को क्या आश्वासन देना चाहिए? बर्बाद कर दिया देश को शिल्पा जी पूरा देश लोगों के हलक सूख इस जा रहे योजना हैं, पर आपकी तरफ टकटकी लगाए देखते हुए। 2 उद्योगपतियों के नाम लेते लेते जिन लोगों के हलक सूख जा रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या ये 2 उद्योगपति हमारी सरकार में बने हैं या ये सरकार कांग्रेस सरकारों से के समय से देश के बड़े उद्योगपति थे और आज भी हैं। कोई हमले तो इन्हें नहीं पैदा किया है। जी 10 सेकंड आपके पास, बस इतना बता दीजिए ये योजना देश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां ले जाएगी, कितना मजबूत कर पाएगी? ये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, मजबूत करेगा, आगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना सरकार जो लेकर आई है, विपक्ष को 1% का इसमें यकीन नहीं है। इसे भी एक तरीके से जुमला ही करार विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। राहुल गांधी तो आज खुलकर सामने आए, खुलकर वार करते नजर आए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस सिचुएशन से कैसे डील करेगी। और एक बार और आरोप विपक्ष की तरफ से ये कि ना विपक्ष से पूछा गया, ना कोई सुझाव लिया गया, ना विपक्ष की कोई सलाह मानी गई। सरकार एक बार फिर से अपनी मनमानी पर उतर आई। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब इस योजना का आगे होगा क्या और ये योजना देश को कहां से कहां ले जा पाएगी, देश की अर्थव्यवस्था को कितना बूस्ट कर पाएगी। फिलहाल इसके लिए करना होगा इंतजार। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।